फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सम्मन केस ट्रायल के बारे में। देखिए, सम्मन केस ट्रायल कहाँ होते हैं? जो आपके सम्मन केसेज होते हैं, हमने बात की थी दो तरह के केस होते हैं, एक वारंट केस, एक सम्मन केस। तो वहाँ पे जब सम्मन केसेज आते हैं किसी कोर्ट के सामने, तो जो ट्रायल प्रोसेस फॉलो होता है उसे सम्मन केस ट्रायल कहते हैं। सीआरपीसी में सेक्शन 251 से लेकर 259 तक इसके प्रोविजंस देता है। देखिए, सम्मन केस और वारंट केस ट्रायल की हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, आप उसको देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सिविल मामलों में जो ट्रायल होता है वो एक अलग तरीके से होता है और क्रिमिनल में एक अलग तरीके से होता है। तो क्रिमिनल में अलग अलग 4 ट्रायल होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में सारे बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें। सारे ट्रायल्स को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जैसे हमने बात की कि कोई भी जब सेक्शन 190 में मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं, या तो वो पुलिस रिपोर्ट पे लेंगे, या फिर वो कंप्लेंट पे लेंगे, या फिर वो सुओ मोटो लेंगे। 3 कंडीशन है जब वो कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं कि जब कॉग्निजेंस ले लिया तो उसको लिए इशू ऑफ प्रोसेस जारी होगी। इसे हम क्या बोलेंगे? इशू ऑफ प्रोसेस। कहाँ पे होगी? सेक्शन 204 में। इशू ऑफ प्रोसेस करने के बाद, इशू ऑफ प्रोसेस क्या है कि सम्मन केसेज हैं तो सम्मन भेज देंगे, और वारंट केसेज हैं तो वारंट या सम्मन दोनों में से कोई भी भेजी जा सकती है। यानी कि यहाँ आपको डिक्लेयर हो जाता है कि ये सम्मन केस है या वारंट केस है। इन केस इफ दिस ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन को ही ट्रायल करना है। ये हमें कहाँ पता लगेगा? हमारे फर्स्ट स्केड्यूल में पता लगेगा। अगर ये कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रायल करना है तो 209 में, सेक्शन 209 में इसका कमिटल कर देगा मैजिस्ट्रेट। कहाँ पे? टू दी कोर्ट ऑफ सेशन। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है, एक्सेप्ट, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट सेक्शन 199 का सब सेक्शन 2, डिफेमेशन ऑफ हायर डिग्निटरीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये तो हम बात कर चुके हैं। ये दोनों आपका जो सेशन ट्रायल है और वारंट ट्रायल है, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इनको भी देख लें। वारंट केस है तो वारंट या सम्मन कुछ भी इशू हो सकता है। तो जब वारंट केस आता है तो मैजिस्ट्रेट उसको वारंट केस ट्रायल के हिसाब से ट्रीट करते हैं। 238 से 250 तक उसके प्रोविजन दिए गए हैं। और अगर सम्मन केस है तो सम्मन केस ट्रायल होता है। सम्मन केसेज में देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा जो आपका प्रोसेस ऑफ ट्रायल है वो काफ़ी लीनियन हो जाती है, ईजी हो जाती है। जैसे हम चार्ज फ्रेमिंग नहीं करते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो सम्मन केस हैं ये कहाँ पे डिफाइन है? ये 2KW में डिफाइन है। और वारंट केस कहाँ पे डिफाइन है? आपके 2KX में डिफाइन है। किसी भी पनिशमेंट, जो ऑफेंस की पनिशमेंट है, वो अगर 2 साल से ज़्यादा है, 2 ईयर से ज़्यादा है तो वारंट केस होगा, और कम है तो सम्मन केस होगा। इस तरह से इसको सीधा सा याद रखिए। कहाँ डिफाइन है ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए, ट्रायल पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ट्रायल 4 तरह के होते हैं आपका। पहला आपका सेशन ट्रायल होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है? वारंट ट्रायल, वारंट केस ट्रायल, वारंट केस ट्रायल। तीसरा आपका होता है सम्मन केस ट्रायल, सम्मन केस ट्रायल। और चौथा होता है समरी ट्रायल, और एक इसमें साथ में ऐड हो जाता है बाद में प्ली बार्गेनिंग भी। तो ये सारे के सारे जब आप पढ़ेंगे तो फ्रॉम सेक्शन 225 से लेकर के 265 तक सारे कवर होते हैं। और चैप्टर आपका आ जाता है 18, 19, 20 एंड 21। तो सेशन ट्रायल के बारे में हम बात कर चुके हैं, वारंट केस ट्रायल की बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सम्मन केस ट्रायल की, और समरी ट्रायल पर भी हम बात कर चुके हैं। तो इन तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तीनों टॉपिक्स के। और आज का ही हम डिस्कस करेंगे सम्मन केस ट्रायल।
फ्रॉम सेक्शन 251 टू 259 आपका समन केस ट्रायल के बारे में बात करता है कि समन केस ट्रायल कैसे होंगी। देखिए, समन केस ट्रायल में चार्ज फ्रेम नहीं होता है। चार्ज फ्रेम नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि भाई एक्यूज को बताओगे भी नहीं कि चार्ज क्या है। चार्ज बताना है कि कौन से ऑफेंस के लिए तुम्हें ट्राई कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर आरोप क्या लगा है, लेकिन रिटर्न में चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती, जैसा हम प्रीवियसली पढ़ते हैं अपने सेशन ट्रायल में और वारंट केस ट्रायल में। तो इन सारे सेक्शंस को आज हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेडफोन ऑन कर लें अपना, और साथ ही ना बेयर एक्ट लेकर ज़रूर बैठें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं, देखिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और आपके इंटरप्रिटेशन के लिए भी। जो भी चीज़ें साथ में बताई जाती हैं उनको साथ साथ नोट कर लें। चलिए अब एक एक करके इन सेक्शंस को देखते हैं। सबसे पहली बात आती है, हमने कहा चार्ज की बात। चार्जेस का क्या, चार्ज फ्रेम नहीं करते। तो पहला जो है यहाँ पे कि सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, भाई जो उसके ऊपर आरोप लगाया गया उसका सारांश उसको बताया जाना चाहिए। एक्यूजेशन होता है आपका आरोप, जिसे अभियोग भी कहा जाता है हिंदू में। अभियोग का जो सारांश है वो उसको बताया जाना चाहिए। जब भी कोई सम्मन केस, सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि जब कोई सम्मन केस आता है और सम्मन केस में एक्यूज या तो कोर्ट में अपीयर होता है या वो लाया जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उसे पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस, पर्टिकुलर ऑफेंस को देखो हाईलाइट कर लें, ऑफ विच ही इज एक्यूज शैल बी स्टेटेड टू हिम and he shall be asked whether he plead guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge। यानी कि देखिए यहाँ पे ना बट जो मैक्सिम हाई कोर्ट्स हैं उनका कंसिडरेशन क्या होता है कि जो 465 है हमारा एक सेक्शन, जो क्या करता है इरेगुलरिटीज को आप रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। अगर उसको अच्छे से नहीं बताया गया है और उसको कोई प्रिजुडाइसली इफेक्ट नहीं हुआ है, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है एक्यूज के ऊपर, तो उस केस में इस इरेगुलरिटी को अंडर सेक्शन 465 रिमूव किया जा सकता है। अदरवाइज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कोर्ट कि वो उसको बताए कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं और आपके पास अगर कोई डिफेंस है तो आप बताइए, भले ही वो फॉर्मली चार्ज फ्रेम ना करे। फॉर्मली चार्ज फ्रेम नहीं होता समन केस में, और उससे उसी दिन पूछा जाता है कि ये आरोप लगे कि आप गिल्टी हो। अगर वो कह देता है कि यस सर आई एम गिल्टी, भाई गिल्टी हो तो कन्विक्शन हो जाएगा। गिल्टी हो तो 252 में क्या हो जाएगा, कन्विक्शन हो जाएगा। इफ एक्यूज प्लीड गिल्टी मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड बाय द एक्यूज्ड एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयरऑन। यहाँ एक वर्ड देखिए लाइन यूज हुई है, ये कह रहा है कि एज पॉसिबल एज इन दी वर्ड्स यूज्ड बाय द एक्यूज्ड। जिस भाषा में, जिन शब्दों में वो प्ली करता है, खुद को अपनी प्ली देता है गिल्टी की, उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके वहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उसको कन्विक्शन दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। ये तो हो गया यस के केस में। अभी चलते हैं हम, मान लीजिए भाई कन्विक्शन ऑफ ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। जब आप पढ़ते हैं एब्सेंस ऑफ एक्यूज, यानी कि उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया गया हो, तुरंत यहाँ पे लिंक कर दीजिए। देखिए 253 को तुरंत लिंक कर देना आपको, किससे, सेक्शन 205 से, जहाँ मैजिस्ट्रेट साहब किसी की भी एक्यूज्ड की जो अटेंडेंस है उसको डिस्पेंस कर सकते हैं कि ठीक है तुम खुद नहीं आ सकते, अपने वकील को भेज दो, उसको हाजिरी माफ़ी दे दी जाती है। अब मान लीजिए कोई पैटी ऑफ केसेज हैं, पैटी केसेज जनरली हम मानते हैं जिनका फाइन 1000 रुपीज़ से कम होता है। तो जो पैटी केसेज होते हैं उन मामलों में जो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, सम्मन इशू कर दिए गए हैं अंडर सेक्शन 206 एंड द एक्यूज डिजायर टू प्लीड गिल्टी। भाई उसको सम्मन तो भेज दिया आपने और वो बोला कि ठीक है, एक्यूज कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने गलती हुई है मुझसे, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, बट विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, पर मैं कोर्ट नहीं आ सकता। तो वो क्या करेगा, ही शैल ट्रांसमिट टू द मैजिस्ट्रेट बाई पोस्ट और बाई मैसेंजर। वो या तो बाई पोस्ट या बाई मैसेंजर या बाई किसी लेटर के द्वारा मैजिस्ट्रेट को
अपनी प्ली भेजेगा, देखिए ये कंपलसरी है, उसको प्ली भेजना कि आई प्ली गिल्टी, ये उसको भेजना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। और इसके साथ में एंड वर्ड यूज हुआ है, यानी कि पहला ये इंग्रेडिएंट और दूसरा अमाउंट ऑफ फाइन, जो कि स्पेसिफाई किया गया है वहाँ पे। यानी कि सबसेक्शन 1 बात करता है कि जब एक्यूज्ड प्रेजेंट ना हो। पेटी केसेस में कोर्ट भी ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता, वकील आ गया, वकील ने उसकी बात सुन ली और वहाँ पे वो बात खत्म हो जाती है। लेकिन देखिए अब क्या है कि मैजिस्ट्रेट का एक डिस्क्रिशन दे दिया गया यहाँ पे। डिस्क्रिशन क्या है यहाँ पे कि वो क्या करेगा, उसको प्ली को जो वर्ड्स उसके प्लीडर ने बोले हैं, हमने 252 में क्या पढ़ा था कि जो वर्ड्स किसने बोले हैं, एक्यूज ने बोले हैं, तो अपने डिस्क्रिशन में उसको कन्विक्ट कर देगा द एक्यूज्ड ऑफ प्ली एंड सेंटेंस हिम एज अफोरसेड। और जो उसको सजा देनी है, जुर्माना लगाना, जो भी करना है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, यानी कि व्हेन ही सेज आइदर से नो आई डोंट प्ली गिल्टी, या फिर मैजिस्ट्रेट को ही लगता है कि नहीं अभी इसको गिल्टी करना सही नहीं है, मतलब मैं इसको कन्विक्शन नहीं दे रहा हूं, तो इन दैट केस क्या होगा, देखिए यू जस्ट नीड टू रेफर सेक्शन 274 हेयर। आप यहाँ पे 274 को रेफर कीजिएगा। 274 क्यों रेफर करते हैं हम कि देखिए जो 274 है आपका, ये बात करता है कि जो सम्मन केसेस और इंक्वायरी में जो रिकॉर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, और 275 आपका वारंट केसेस की बात करता है, ये सम्मन की, ये वारंट की। इसको जरूर रेफर कर लीजिए। रीड टुगेदर मैं जब भी बताता हूं तो प्लीज नोट डाउन दोज सेक्शंस इन योर बेयर एक्ट आल्सो एंड रीड देम। वीडियो को पॉज करके देखें जैसे भी आपको उचित लगता है, लेकिन उसको तुरंत देखें, ये आपको बड़ा बेनिफिट देगी ये चीजें। चलिए, ये कह रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट, मैजिस्ट्रेट ने उसको कन्विक्शन नहीं दिया 252 में जहां पे वो खुद से आके गिल्टी प्ली कर दी, 253 में जहां उसने उसके कौन आ गया, प्लीडर आ गया, उसका वकील आ गया, और वकील ने आया उसकी हाजिरी माफी करा ली थी 205 में कि भाई ठीक है मैं गिल्टी प्ली कर रहा है मेरा क्लाइंट, तो उन दोनों के शब्दों के हिसाब से मैजिस्ट्रेट साहब कन्विक्शन दे देंगे। अगर कन्विक्शन नहीं दिया तो मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन। यहाँ प्रोसिक्यूशन एविडेंस की बात की जा रही है। प्रोसिक्यूशन कोई बात सुनी जाएगी और सारे एविडेंस लिए जाएंगे जो प्रोसिक्यूशन ने अपने सपोर्ट में देना चाहता है। लेकिन एक पार्टी को सुना गया, दूसरी को सुनना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही पार्टी को सुन के फैसला दे देंगे। यानी कि पहले प्रोसिक्यूशन को सुनो, फिर आप आल्सो हियर द एक्यूज्ड को भी सुनो और उसके एविडेंस भी लो। यानी कि देखिए समरी जो आपके समन केसेस ट्रायल है, यहाँ एक ही सेक्शन में प्रोसिक्यूशन और आपका डिफेंस दोनों के एविडेंस ले लिए गए एक ही प्रोसेस में, ताकि केस बहुत लंबा ना हो। अब जब दोनों की चीज़ें ले ली गई तो मैजिस्ट्रेट साहब ने देखा कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज्ड, या तो प्रोसिक्यूशन की या फिर एक्यूज्ड, दोनों की दोनों एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरे विटनेस को बुला लो जी, मैं अपने विटनेस को बुलाना चाहता हूं टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। मुझे गवाही दिलवानी है, कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है, मुझे कुछ और चीज़ यहाँ पे पेश करनी है जिससे कि मैं अपने क्लेम को प्रूव कर सकूं। तो आइदर प्रोसिक्यूशन और एक्यूज दोनों कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों अपने अपने गवाहों को बुलाएंगे। तो सब सेक्शन 2 कहता है डिफेंस और प्रोसिक्यूशन आप एक एप्लीकेशन देके अपने गवाहों को बुलाते हैं। फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, सम्मन इशू करने से पहले, देखो विटनेस ऐसे नहीं आएंगे। सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझ लीजिए, कोर्ट में जाना तो खर्चा पानी लगेगा भाई। ये हम सिविल जो सीपीसी है अपना, वहाँ भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, ऑर्डर 16 में आप क्या करते हो, सीपीसी में ऑर्डर 16 में सिविल केस की बात कर रहा हूँ मैं, लिंक इट विद सीपीसी, सिविल केस सीपीसी में आप क्या करते हैं, उसको सम्मन भेजते हैं, किसको, विटनेस को। जो सम्मन वहाँ भेजेंगे तो खर्चा तो वहाँ भी जब डिपॉजिट कराना पड़ता है ना, सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं विटनेस के वो कोर्ट में जमा होंगे, तभी जाके कोर्ट सम्मन इशू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ गए आप।
सीधी सी बात, अभी तभी इशू होगा जब आप यहाँ पे खर्चा जमा करा देंगे। अभी आते हैं 255 पे। अब दोनों के गवाहों को बुला लिया गया, दोनों की बातों को सुन लिया आपने, प्रोसिक्यूशन डिफेंस दोनों एविडेंस कंप्लीट हो गए। तो अभी मैजिस्ट्रेट की यहाँ पे रोल में आ जाते हैं। एंड मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, आइदर ही गिव एक्विटल और कन्विक्शन। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, एविडेंस लेने के बाद जो 254 में उन्होंने लिया है, वो कोई और एविडेंस अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं खुद के मोशन से। उन दोनों की बातें सुनने के बाद वो कुछ और मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं ये चीज़ भी ला के दिखाओ, उसको बुलाओ, ये करो, करा सकते हैं सुओ मोटो ऑफ हिज ऑन मोशन, ठीक है। और उनको लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है तो वो उसको एक्विटल दे देंगे रिकॉर्ड करके। क्या दे देंगे, रिकॉर्ड करके एक्विटल दे देंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसको लगता है कि ये गिल्टी है, तो दो सेक्शन हमने पहले भी डिस्कस किए थे, 325 और 360। 325 होता है कि जब किसी मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मैं इसको सजा देने के लिए सफिशिएंट नहीं हूँ, इसको थोड़ा ग्रेव पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो वो सीजेएम के पास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास केस को सबमिट कर देता है और सीजेएम फिर दोबारा से सबको बुलाने की पावर रखता है। और 360 में है कि किसी को एडमोनिशन दे के छोड़ा जा सकता है। तो ये दोनों के दोनों में सब सेक्शन 2 यही कहता है यहाँ पे कि जहाँ मैजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड विद द प्रोविजन ऑफ 325 360, या तो इनको फॉलो करेगा और इनको फॉलो नहीं करेगा और वो उसे लगता है कि गिल्टी है तो वो सेंटेंस दे देगा अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ का क्या मतलब बताइए आप में से। अकॉर्डिंग टू लॉ, सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, पूरा लिख देते नहीं, सुप्रीम कोर्ट समझ लेगा कोई, सेशन कोर्ट और आपका हाई कोर्ट। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या है, ये 1 ईयर एंड 5,000 फाइन, आपका 3 ईयर एंड 10,000 फाइन, 7 ईयर फाइन की कोई लिमिट नहीं है। एनी पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस में कंफर्मेशन लेना पड़ेगा 366 में, और हाई कोर्ट एनी पनिशमेंट। ये अकॉर्डिंग टू लॉ मैजिस्ट्रेट्स की पावर है कि वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, सेक्शन 28 और सेक्शन 29, यही पढ़ा था हमने। और साथ साथ अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा कि जो उसने ऑफेंस किया है उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है, आइदर ओनली इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, या और फाइन है या फिर एंड फाइन है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू लॉ उसको पनिश कर देगा यहाँ पे। अभी यहाँ दूसरी चीज ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं, सब सेक्शन 3 में फिर कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 252 एंड 255, देखिए 255 में तो कन्विक्शन या एक्विटल हम पढ़ ही रहे हैं, और 252 में क्या था कि जब कन्विक्शन होता है प्ली ऑफ गिल्टी पे, यानी कि जब मैजिस्ट्रेट उसको कन्विक्शन कर देता है एक्यूज्ड को, जो सम्मन केस ट्रायल में ट्रायबल है, which from the fact admitted or proved he appears to have committed, और लगता है कि हाँ इसने अपराध तो किया है। Whatever may be the nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied the accused would not be prejudiced thereby, यानी कि जब 252 में या 255 में कन्विक्शन दे दिया और मैजिस्ट्रेट साहब को लगा कि भाई अगर उस कन्विक्शन से उसके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एक्यूज्ड के किसी जस्टिस में कोई ऐसा वो नहीं हो रहा कि उसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा, तो वो उसको दे सकता है। अगर नहीं है तो उसको लग रहा है कि नहीं इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, अभी भी कुछ है, तो वो सम्मन केस को वारंट केस में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे 259 में। अब आ जाते हैं 256 पे, जो बात करता है नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट। मान लीजिए कि डेथ हो जाती है कंप्लेनेंट की या वो आता नहीं है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। देखिए नहीं आने की दो चीजें हैं, एक तो है कि उसको 205 में डिस्पेंस कर दी गया और अटेंडेंस को, यानी उसकी हाजिरी माफ़ी कर दी गई हो, ये तो भाई जनरल रूल है। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए उसकी डेथ हो गई तो दैट इज आल्सो ए नॉन अपीयरेंस, अब डेथ के कारण नहीं आ सकता, तो जब वो नहीं प्रेजेंट होगा तो उस केस में क्या होगा। एक चीज़ सुनी होगी आपने, एक्स पार्टी सुनते थे हम वहाँ पे, अगर एक डिफेंडेंट नहीं आता
और अगर प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट, जिसको प्लेंटिफ बोलते हैं सिविल केसेस में, वो नहीं आता तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसमिसल हो जाता है, सो डिसमिस हो जाता है। ये हम सिविल केस में है, पर ये तो क्रिमिनल केस है। यहाँ क्या होगा, सम्मन इशू कर दिए गए हैं ऑन दी कंप्लेंट, कंप्लेंट पे क्या हुआ, सम्मन इशू कर दिए, और जो दिन रखा गया, अपॉइंट किया गया, जिस डेट को हियरिंग होनी थी, एक्यूज को बुलाया गया था, या उसके कभी बाद में भी हियरिंग वाले दिन क्या हुआ, कंप्लेनेंट नहीं आया, कंप्लेनेंट नहीं आया, तो मैजिस्ट्रेट सेल, सेल वर्ड यूज हुआ है, मैजिस्ट्रेट सेल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेन, चाहे सीआरपीसी में कुछ भी दे रखा हो उसको भूल जाओ, अगर कंप्लेनेंट नहीं आया तो मैजिस्ट्रेट साहब हो जाएंगे गुस्सा, जोली एलएलबी के शुक्ला जी को क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, और वो क्या कहेंगे कि भाई कंप्लेनेंट कहाँ है, बोला जी वो तो नहीं आया, नहीं आता है, एक्यूज तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, कि मैं एक्यूज हूँ जी, तुम भागो यहाँ से, तुम जाओ, तुम्हें एक्विट कर दिया मैंने, उसको एक्विटल दे देगा। लेकिन सम रीजन ही थिंक्स इट प्रॉपर टू एडजर्न द हियरिंग द केस और सम अदर डे, लेकिन अगर उसे लगता है कि कोई बात नहीं, नहीं आया तो अगली तारीख पे आ जाएगा, तो वो केस को एडजर्न भी कर सकते हैं, अगर कोई उनको ऐसा रीजन लगता है तो। टोटल डिस्क्रिशन है किसका, मैजिस्ट्रेट साहब का। बट एक प्रोवाइजो है यहाँ पे कि कंप्लेनेंट नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर उसका प्लीडर आया है, वकील आया है, क्लाइंट नहीं आया, या कोई ऐसा ऑफिसर जो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट कर रहा है, देखिए अफसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन में क्या होता है, पुलिस इंस्पेक्टर अबव द रैंक ऑफ, पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यू कैन से लाइक दैट, कि पुलिस ऑफिसर जिसका इंस्पेक्टर मिनिमम रैंक होनी चाहिए, और लॉ की अगर उसे अच्छी सी नॉलेज है, तो वो भी प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, या किसी वकील के द्वारा, या किसी ऐसे ऑफिसर के द्वारा जो प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर मैजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है कि पर्सनल अटेंडेंस ऑफ कंप्लेनेंट इज नॉट नेसेसरी, कि नहीं आया तो कोई जरूरी नहीं है, जो कंप्लेंट में लिखा गया है साबित हो रहा है इसके खिलाफ, और इसको हम कन्विक्शन दे देंगे। तो मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद हिज अटेंडेंस एंड प्रोसीड विद द केस, तो बोलेगा कि उसकी हाजिरी को छोड़ो और केस को नॉर्मल आगे चलाते हैं, मान लो कि वो पार्टी आई हुई है, इसी तरह से उस केस को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए ये तो बात थी जब वो नॉर्मल केस में नहीं आया। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर केस में उसकी डेथ हो जाती है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है आपका कि इन केस डेथ हो जाती है तो क्या होगा, तब भी एक्विटल देगा। सब सेक्शन 1 के सारे प्रोविजन वहाँ लागू हो जाते हैं जितने वहाँ पे हैं। अब देखिए जो एक्विटल की हमने बात की थी कि एक्विट कर देगा भाई इसको, तो यहाँ जो एक्विटल है, ये एक्विटल उसका सिंपल है, जनरल रूल है यहाँ पे कि आपने एक्विट कर दिया। तो एक्विट करना कोई ऐसा नहीं है कि आपने कर, ये इट इज ए जनरल रूल, कर देना है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को थोड़ा सा भी वहाँ पे लगता है कि नहीं प्रोसीडिंग आगे चलनी चाहिए, दूसरे तरीके से चलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, सम्मन को वारंट में कन्वर्ट कर देना, वो सब डिस्क्रिशन है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस जज साहब के पास। अभी 257 देखिए क्या बात करता है, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। देखिए विड्रॉल की जब आपके माइंड में बात आती है तो विड्रॉल आते हैं ना आपके दिमाग में टक से क्या आना चाहिए, सेक्शन 321 क्या कहता है आपको, विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ पे किस तरह से विड्रॉल कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, क्या वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो एक एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में है, या फिर जुडिशियल रोल में, इस तरह की सारी चीज़ें हम 321 में पढ़ते हैं। ये बात करेगा विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। और दूसरा और विड्रॉल से रिलेटेड आप एक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 321 तो आप आगे आएगा, बट एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 224 जो आप चार्ज फ्रेम करते हैं, कहाँ से कहाँ, सेक्शन 211 से 224 तक। तो वहाँ पे क्या होता है, 224 कहता है विड्रॉल ऑफ चार्जेस। मान लीजिए किसी के ऊपर 1, 2, 3, 4 चार्ज लगे हैं और उसको किसी एक में कन्विक्शन हो जाता है, तो रिमेनिंग चार्ज को विड्रॉ किया जा सकता है। बट इसका एसेंशियल क्या है कि मिनिमम आपको एक ऑफेंस में कन्विक्शन होना चाहिए, तो बाकी चार्जेस को आप विड्रॉ कर सकते हो।
विड्रॉल के साथ आप क्या पढ़ना है समझ में आ गया आपको। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कंप्लेनेंट किसी भी टाइम जब फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ उससे पहले कभी भी जो सम्मन केस ट्रायल चल रहा है वो मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर देता है कि यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड है, मुझे परमिट कर दिया जाए कि मैं कंप्लेंट विड्रॉ कर लूँ अगेंस्ट द एक्यूज्ड। देखिए यह कंपाउंडेबिलिटी में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। सेक्शन 320 में आप पढ़ते हैं कंपाउंडेबिलिटी, वहाँ दे रखे हैं एक नंबर ऑफ केसेस की कौन कौन से ऑफेंसेस हैं आईपीसी के तहत, जहाँ पे आप सब सेक्शन 1 में विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, सब सेक्शन 2 बात करता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, तो उनको आप कंपाउंडेबल है या नहीं है ये चीज़ वहाँ आपको बताई गई है। क्योंकि जो कंपाउंडेबिलिटी ये आपको फर्स्ट शेड्यूल में नहीं मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी सेक्शन 320 में कि वो केस कंपाउंडेबल है या नहीं है। और यहाँ पे ये बात कह रहा है कि अगर कंप्लेनेंट को सम्मन केस में, सिर्फ सम्मन केस के संदर्भ में बात कर रहा है कि वो किसी भी एक एक्यूज्ड के खिलाफ या नंबर ऑफ एक्यूज्ड के खिलाफ अगर वो मैजिस्ट्रेट से को सेटिस्फाई कर देता है तो मैजिस्ट्रेट उसे परमिट कर देगा, ठीक है तुम अपना केस विड्रॉ कर लो। और जैसे ही विड्रॉल हो जाएगा तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एक्विट कर देंगे एक्यूज को, जिसके खिलाफ एप्लीकेशन पे जब केस ही नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ABCD 3 एक्यूज हैं और आपका Z जो है ये कंप्लेनेंट था, अब इसने कहा कि जी मैं B के खिलाफ विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो सिर्फ B का ही एक्विटल होगा, ACD के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। आई होप आपको 257 क्लियर हो गया होगा। अभी 258 में चलते हैं। देखिए 258 कहता है पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। देखिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के और CJM की कुछ पावर बताई गई है। ये कहता है कि जब सम्मन केस आ जाता है जो अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट, जो कंप्लेंट पे नहीं है, ये इस चीज़ पे खासा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इन एनी सम्मन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन द कंप्लेंट, ऐसा कोई मुकदमा जो कंप्लेंट पे नहीं आया तो कैसे आया होगा, कोर्ट ने सुओ मोटो लिया हो या फिर वो पुलिस रिपोर्ट पे आया हो, तो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ CJM, जिनके पास पहले से CJM साहब का सैंक्शन हो, और एनी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो या कोई दूसरा मैजिस्ट्रेट जिसको CJM ने प्रीवियस सैंक्शन दे रखा हो। इस चीज़ को समझिए कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सैंक्शन नहीं चाहिए, ये सैंक्शन किसको चाहिए, कोई दूसरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कह सकते हैं आप, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की डायरेक्ट पावर है, ये पावर इसकी डायरेक्ट है, और अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो उसको लेना पड़ेगा CJM से सैंक्शन। तो क्या कर सकता है, मैं रीजन तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करेगा रीजन किस चीज के लिए कि मैं इस प्रोसीडिंग को बंद कर रहा हूं बिना जजमेंट सुनाए हुए, कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं सम्मन केस में, और मैं इसको बंद कर रहा हूं। और जहां ऐसी प्रोसीडिंग बंद कर दी जाती हैं आफ्टर एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस, जब प्रिंसिपल विटनेस का आपने एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया तो यू हैव टू प्रोनाउंस अ जजमेंट ऑफ एक्विटल and in any other case release the accused and such release shall have the effect of discharge। अच्छा इसे डिस्चार्ज क्यों कहेंगे हम एक्विटल और डिस्चार्ज का पहले वाले वीडियोस में भी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। मेरे ख्याल से जिन्होंने पहले वाले वीडियोस देखे हैं उनको इस बात में कोई डाउट नहीं होगा, और जिसने नहीं देखे हैं तो काइंडली वो एक बार देख लें, लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डिस्चार्ज कब होता है, डिस्चार्ज होता है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हम जिसको बोलते हैं, और एक्विटल होता है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। बट सम्मन केस में तो देखिए भाई आपका चार्ज फ्रेम होते ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि बिना जजमेंट दिए अगर वो किसी को छोड़ देता है तो दैट विल बी डिस्चार्ज, और जजमेंट दे के छोड़ेगा दैट विल बी एक्विटल। इसीलिए आपने बाकी कहीं अभी तक किसी सेक्शन में डिस्चार्ज वर्ड नहीं पढ़ा होगा। तो ये आपकी जो 258 है सिर्फ पावर बताता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या किसी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जो CJM से प्रीवियस सैंक्शन ले लेता है टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर ट्रायल। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन 259। ये भी कहता है
कोर्ट की पावर। कहता है कि कोई सम्मन केस, देखिए जब हमने डिफरेंस बिटवीन सम्मन केस एंड वारंट केस किया था तो हमने बात की थी कि सम्मन केस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंट केस बट वारंट केस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सम्मन केस। ऐसे नहीं जा सकते आप। ये कह रहा है कि व्हेन इन कोर्स ऑफ द ट्रायल अ सम्मन केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, इसको पक्का अपने मेरे एक्ट में ना बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लें, एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ये क्या कह रहा है कि व्हेन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ अ सम्मन केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा। ये कह रहा है कि जब कोई भी ऐसा अपराध जो सम्मन केस में ट्रायल के लिए आ गया, सम्मन केस ट्रायल चल रहा है और उसकी पनिशमेंट 6 मंथ से ज्यादा है और मैजिस्ट्रेट को ये लगता है वहां पे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि ये ऑफेंस जो है इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ वारंट केस, सम्मन केस में काम नहीं चलेगा। प्रोसिक्यूशन के डिटेल्ड एविडेंस लेने पड़ेंगे, डिफेंस के अलग लेने पड़ेंगे, तभी हम जजमेंट दे पाएंगे। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, प्रोसीड रीहियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कोड। उसको कैसे सुनेंगे, वारंट केस के प्रोसीजर में सुनेंगे। वारंट ट्रायल कहां से कहां दे रखा है भाई, वारंट ट्रायल में पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है आपको कि इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस। वो ट्रायल ऑफ वारंट केस में वारंट ट्रायल कहां से कहां दे रखे हैं, 238 से सेक्शन 250 तक दे रखा है अंडर CRPC। एंड मे रिकॉल एनी विटनेस, और विटनेसेस को वापस भी बुला सकता है जितने विटनेस का एग्जामिन हुआ है। या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती थी, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 मंथ से अगर कम का पनिशमेंट है, 6 मंथ से कम पनिशमेंट है तो यू कैन नॉट कन्वर्ट अ सम्मन केस इनटू वारंट केस, और 6 मंथ से ज़्यादा पनिशमेंट है देन ओनली यू कैन कन्वर्ट। एक आपका क्वेश्चन यहाँ 110% लिख लीजिए। ये बात अगर आपने याद कर ली तो आपका क्वेश्चन 110% ठीक हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, आप चाहते हैं कि कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए। आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नॉलेज हमेशा शेयर करनी चाहिए। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट मुझे बताते हैं कि वीडियो किस तरह से बन रहे हैं, कि आपके और मेरे बीच में एक बॉन्डिंग बन रही है कि नहीं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।